वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर। ये वीडियो जो डेडिकेटेड रहेगी साइकोलॉजी मनोविज्ञान के एमसीक्यूज़ पर। तो ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। साथ ही साथ ये आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो इससे पहले भी हमने साइकोलॉजी मनोविज्ञान के एमसीक्यू किए हैं। नेक्स्ट के एमसीक्यू के लिए हम इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 73 नंबर से। तो 73 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू का कि बुद्धि लब्धि को निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रकट किया जाता है। ये सूत्र जो है कौन सा होता है इसमें से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का सूत्र जो होता है वो हो जाता है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू इक्वल टू वास्तविक आयु आय वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज और अपॉन मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज और इनटू कर देंगे उसको 100 से। तो ये फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे बुद्धि लब्धि के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आईक्यू के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आईक्यू इज इक्वल टू CA अपॉन MA इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 74 नंबर पे। जब कोई छात्र कक्षा में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है जितनी उसकी क्षमता है, तो इसका मुख्य कारण है। मतलब अगर कोई छात्र उतना नहीं अचीव कर पा रहा है जितनी कि उसकी क्षमता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि बालक जो है सफलता तथा क्षमता में समय सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो उसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, उन दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पे आएगा, जिसमें पूछा जा रहा है प्यार के अभाव में एक बच्चे ने में निम्नलिखित परिवर्तन होने की संभावना होती है। तो जब बच्चे को प्यार नहीं दिया जाता है तो उसमें कौन-कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है कि वो अपराधी बन सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएँगे 76 नंबर पे, जिसमें कहा जा रहा है मानव व्यवहार में परिवर्तन निर्भर है। मानव व्यवहार में परिवर्तन जो है वो आयु पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर पे आएगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। स्मृति का मुख्य कार्य हो जाता है धारण करना, प्रत्यास्मरण करना, पहचान करना। तो ये सारे ही कार्य स्मृति के हो जाते हैं, मेमोरी के हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। एक परिवार है, परिवार क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो परिवार एक प्राथमिक समूह होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बच्चे की जो शिक्षा होती है वो भी परिवार से ही शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर पे है। मैस्लो ने निम्न में से किस प्रकार के प्रेरक का विभाजन किया है। तो मैस्लो ने जो है ए और बी दोनों जो है प्रेरक का विभाजन किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 80 नंबर पे। जन्मजात प्रेरक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जन्मजात प्रेरक जो होते हैं उनको प्राथमिक प्रेरक कहते हैं, शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है और जैविकी प्रेरक भी कहा जाता है इन्हें। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर पे है। निम्नलिखित में से बालक के विकास में कौन प्रतिकारक भाग लेता है। तो प्रतिकारक भाग लेता है इनमें से वातावरण या फिर वंश परंपरागत। नेक्स्ट है कि ये दोनों वातावरण और परंपरागत। तो ये ऑप्शन ये जो है यहाँ पे सही हो जाता है सी, कि वातावरण और वंश परंपरागत दोनों ही जो है बच्चे के विकास में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 82 नंबर पे। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है। प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड्स की बुद्धि लब्धि पूछी जा रही है। आईक्यू यहाँ पे बताना है। तो ये आईक्यू हो जाता है 140 से अबव, यानी कि 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर पे आ जाता है। निम्नांकित में से किसे कहा जाता है स्मृति एक आदर्श पुनर्स्मरण है। ये किसने कहा है। तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है और वो पूछा गया है कि किसने कहा है। तो इसको
स्टाउट ने कहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब 84 नंबर पे, प्रतिभाशाली बालक में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बालक में कौन सी विशेषता होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इनमें जो है बौद्धिक योग्यता भी रहती है, विभिन्न प्रकार की रुचियां भी शामिल होती हैं और अंतर्दृष्टि भी रहती है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर पे है, यदि हम अपने विचारों में व्यवस्था तथा बल चाहते हैं तो हमारे लिए विस्मरण आवश्यक है। यह कथन किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्टुअर्ट ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 86 नंबर पे, जन्मजात प्रेरक को निम्न में से क्या कहा जाता है? जन्मजात प्रेरक, आप ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो ये सभी कहे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाता है। चाहे वो शारीरिक प्रेरक हो, प्राथमिक प्रेरक हो, जैविक प्रेरक हो, उसे ही हम जन्मजात प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे आ जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले जर्मनी में स्थापित की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर पे आएगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि मूल प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन जो है इनमें से असत्य है। तो सारे ही कथन सत्य हैं, कोई एक असत्य है, वो कथन आपको इसमें से बताना है। फर्स्ट हो जाता है यहाँ पे कि ये जन्मजात और आंतरिक होती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सी, जिसमें कहा गया है कि इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो मूल प्रवृत्ति जो हमारी होती है वो हमें इन्वॉल्व रहती है, जन्म से ही रहती है, तो उसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पे दिया गया है कि ये किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है, तो ये बिल्कुल सही है कि मूल प्रवृत्ति हमारी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम 89 नंबर पे, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हम जब कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये एक सहज क्रिया हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 90 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, ये परिभाषा किसने दी है? तो स्मृति की परिभाषा हो जाती है कि जो हम पहले सीख चुके हैं उसको हम याद करके रखें, उसका स्मरण करके रखें, इसी को जो है मेमोरी कहा जाता है, स्मृति कहा जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसको वुडवर्ड ने दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 91 नंबर पे, स्मृति के अंग पूछे गए हैं, यानी कि मेमोरी के जो है पार्ट्स पूछे गए हैं। इसमें सही आंसर हो जाता है कि सीखना, धारण करना और पहचान करना, ये सभी स्मृति के अंग हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे हम 92 नंबर पे। 92 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? तो कौन सा ऐसा पहलू होता है बालक के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का, जिस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? तो उसकी मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, या सामाजिक स्थिति पर पड़ता है, या चरित्र पर पड़ता है? तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? सबसे पहला प्रयोग किया गया था स्प्रिलिंग के द्वारा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, स्मृति के मापन की विधि पूछी गई है। स्मृति के मापन की विधि हो जाती है प्रत्याहन करना या फिर प्रत्याभिज्ञान करना, पुनः निर्माण करना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सभी यहाँ ये जो है स्मृति के मापन की विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, सीखने के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन। तो सीखने के लिए जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है, वो सिद्धांत किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम,
इसी सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहा जाता है, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर पे है, सीखने के सिद्धांतों में पावलो ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थॉर्नडाइक, पावलो, इन सब मनोवैज्ञानिकों ने सीखने का सिद्धांत दिया है और अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, उसमें अलग अलग प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पे पावलो का जो है सिद्धांत पूछा जा रहा है। पावलो ने संबद्ध प्रतिक्रिया जो है सिद्धांत दिया है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, और इन्होंने जो है कुत्ते पर सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आएंगे अब हम। 97 क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन किसने कहा है? ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? तो इसको CL हल ने दिया था। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 98 नंबर पे, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक का प्रयोग जो है वो बिल्ली पर हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इन्होंने ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 99 नंबर पर, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने के लिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया था, जिसको गेस्टाल्ट वादियों ने किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जब हम सीखने के लिए अपनी ही मतलब इच्छाओं से, अपने ही प्रयास के द्वारा जब किसी चीज़ का हल निकालते हैं, तो उसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का मतलब है कि हमारी सोच से, हमारी इनसाइट से जो हमें आइडिया मिलता है, जो उसका सॉल्यूशन मिलता है, उसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा जाता है। इसमें कोलर, कोफका एंड वर्दिमर का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 100 नंबर पे, जिसमें बुद्धि के सिद्धांतों में एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया है उसमें से एक तत्व सिद्धांत भी दिया गया है। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बिनेग के द्वारा दिया गया था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 101, असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार का अतिरंजित तथा विकृत स्वरूप होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो इसको ब्राउन ने दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम, जिसमें पूछा जा रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम जो है वो दिया गया था फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड ने इसको दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्रिस्मर ने एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित किए हैं? तो क्रिस्मर ने जो है 3 तरह से विभाजन किया है वर्गों का, जिसमें से उन्होंने एस्थेनिक्स वर्ग में किस जो है व्यक्तियों को शामिल किया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि एस्थेनिक्स में शारीरिक रूप से कमज़ोर, लंबे और पतले व्यक्ति आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। नौ मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व के किन कारकों पर बल दिया जाता है? तो इसमें जो है व्यक्तित्व के आशावादी कारकों पर बल दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। विस्मरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये बताइए? तो इसमें सीखने से संबंधित भी कारक होते हैं और धारणा अंतर से संबंधित कारक होते हैं, सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक होते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम, जिसमें पूछा जा रहा है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण की यह परिभाषा किसने दी है? विस्मरण की ये जो परिभाषा है वो दी गई थी मेल्टन के द्वारा और एरविन के द्वारा, मूलर के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इन तीनों जो है मनोवैज्ञानिक ने मिलकर विस्मरण की ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी?
तो मनोविज्ञान की पहली जो प्रयोगशाला है वो खोली गई थी विलियम वुंड के द्वारा लिप्जिंग जर्मनी में। तो लिप्जिंग जर्मनी में ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को खोला गया था 1879 में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब, मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति के रोगात्मक लक्षणों का पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्ति के रोगात्मक लक्षण जो होते हैं उनको पता करने के लिए नैदानिक विधि आती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्रिस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में छोटे, मोटे, चौड़े, गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो आपको क्रिस्मर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसके लक्षण बता रखे हैं और पूछा गया है कि वो किस जो है श्रेणी के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ये जो है पिकनिप्स में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम, निम्नांकित में से संवेदना की परिभाषा क्या है? संवेदना की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु का अनुभव होना संवेदना कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, स्मृति के संदर्भ में कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ है। इसका अर्थ हो जाता है कि स्मृति चिन्हों का बनना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता है? मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी विशेषता हो जाती है कि वो चिंता रहित रहता है, उसमें सामंजस्य रहता है, आत्मसम्मान रहता है। तो ये सारे ही लक्षण आ जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आएंगे, विस्मरण का कारण पूछा जा रहा है। तो विस्मरण का कारण जो है वो हो जाता है कि अभिरुचि में कमी होना, अभ्यास की कमी होना और प्रबलन में कमी होना। तो ये सभी कारण हो जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्मरण करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? स्मरण करने की सबसे अच्छी विधि जो है मानी जाती है निष्क्रिय विधि, सक्रिय विधि और अविराम विधि। तो ये सारी ही विधियाँ अच्छे स्मरण के लिए मानी जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बुद्धि परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किन योग्यताओं का मापन किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा कौन कौन सी योग्यताओं का मापन कर सकते हैं? जन्मजात के संबंधित योग्यताओं का मापन इसमें किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पुरस्कार किसी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा दंड कमजोर करते हैं, किसके द्वारा ये जो है इसको कहा जाता है? तो इसको कौन सा प्रभाव क्या कहा जाता है? ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि पुरस्कार जो है प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करता है जबकि दंड उसे कमजोर कर देता है। ये जो है कहा गया है प्रभाव के नियम पर। तो इसको जो है लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब कि मनोवैज्ञानिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। किस चीज़ का नहीं पड़ता है बुरा प्रभाव? उद्दीपन का। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे अब, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। तो कैसे उसका जो है सीखने का क्रम चलता है? उसका सीखने का क्रम जो है वो सूझबूझ की ओर बढ़ता जाता है। व्यक्ति अपनी सूझ से ही, अपने थिंकिंग से ही हर चीज़ का हल निकालने लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भावना प्रमुख संवेग नहीं है? कौन सी भावना जो है प्रमुख संवेग नहीं मानी जाती है? तो ये प्रेरणा है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जबकि क्रोध, प्रेम और ईर्ष्या जो है वो संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है मनोविज्ञान के लिए? तो शल्य क्रिया विधि जो है ये प्रयोग नहीं की जाती है। जबकि निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली का विधि का यूज किया जाता है मनोविज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा
स्मृति का मुख्य कार्य है। स्मृति का मुख्य कार्य जो है ये सभी हो जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पतंगा प्रकाश की लौ के चारों ओर घूमता रहता है, उसकी इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पतंगा जो है दीपक के चारों ओर घूमता रहता है, इसकी इस प्रवृत्ति को जो है मूल प्रवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि उसका नेचर ही यही है, उसकी प्रकृति ही यही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छी स्मृति का गुण क्या है? अच्छी स्मृति का गुण क्या हो जाता है? तो अच्छी स्मृति का गुण है कि उसमें जो है शीघ्र पुनः स्मरण की क्षमता होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप, एक छोटे बच्चे की तुलना में एक बड़ा बच्चा बहुत कम अभ्यास में ही सीढ़ी पर चढ़ने में इस कारण सफल होता है। इसके लिए आपसे कारण पूछा गया है कि एक छोटे बच्चे की तुलना में बड़ा बच्चा जल्दी सीढ़ी पे चढ़ने लगता है। इसका कारण हो जाता है कि उसमें अच्छी सूझबूझ होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा इस मैच्योरिटी के लेवल पे आ चुका होता है, उसमें जो है इतनी परिपक्वता आ जाती है कि उसमें अच्छी सूझबूझ रहती है, इसलिए वह छोटे बच्चे की तुलना में जल्दी जो है अभ्यास कर सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। मनोविज्ञान के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें किसी ने आत्मा का अध्ययन कहा है मनोविज्ञान को, किसी ने मन का वैज्ञानिक अध्ययन कहा है, किसी ने व्यवहार का अध्ययन कहा है, तो किसी ने व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहा है। इसमें से सबसे उपयुक्त जो परिभाषा मानी जाती है उसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा दी गई थी BN झा के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, प्रतिबोधन से क्या तात्पर्य है? प्रतिबोधन से तात्पर्य हो जाता है कि संवेदना के अर्थ की व्यवस्था करना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से विस्मृति किसके द्वारा होती है? विस्मृति जो है वो मस्तिष्क में चोट लग जाने की वजह से होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम, जब बच्चों के सम्मुख उनके परिवार व रक्षकों के नैतिक मूल्य रखे जाते हैं तो उनमें सामान्यतः निम्नलिखित का विकास होता है। तो बच्चों के सामने जब उनके परिवार और रक्षकों का नैतिक मूल्य रखा जाता है तो उनमें जो है वो परम अहम की जो है विकास होता है, परम अहम का। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो नैतिक मूल्यों में अहम, परम अहम और ईद आता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो माना जाता है सीखना। सीखना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है इनमें से, क्योंकि धारण करना, लिखना और पहचान करना, इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है सीखना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 131, संसूचन का अर्थ है। संसूचन का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है किसी विचार को बिना आलोचना के स्वीकार करने के लिए अनुबोध करना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 132, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? इसको जो है स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 133, चिंतन एक डैश प्रक्रिया है। चिंतन कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? तो चिंतन विचारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि हम इसमें विचार करते हैं, सोचते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, प्रारंभ में बालक किस प्रकार से सीखता है? प्रारंभ में बालक कैसे सीखता है ये आपसे पूछा गया है। तो वो प्रयत्न करता है, यानी कि पहले प्रयास करता है, एफर्ट लगाता है, फिर त्रुटि करता है,
मतलब कि उससे कोई ना कोई गलती होती है, फिर वो प्रयत्न करता है, फिर त्रुटि करता है, तो इसी तरह से वो सीखता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 135, प्रतिबोधन होता है। प्रतिबोधन क्या होता है ये पूछा जा रहा है, तो ये जटिल अनुभव होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विस्मृति निम्न में से किस दशा में कम होती है? कौन सी ऐसी दशा है? तो विस्मृति त्रुटि और प्रयास के द्वारा सीखने में कम होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 है, पिछड़े बालक की क्या विशेषता है? पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी विशेषता हो जाती है कि वह डब्बू स्वभाव के रहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 138, जिसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व मापन निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है? तो व्यक्तित्व मापन की ये विधियां हैं, और इनमें से जो वस्तुनिष्ठ विधि हो जाती है वो साक्षात्कार विधि है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जबकि प्रश्नावली और निरक्षर विधि जो है वो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। नेक्स्ट आएंगे 139 पर, सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है 1889 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी सबसे पहले। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 140, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष की गई थी? मनोविज्ञान जो है प्रयोगशाला ये 1879 में की गई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 141 पे, मनोविज्ञान की अंतर्निरक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? मनोविज्ञान की अंतर्निरक्षण विधि जो है इसका प्रतिपादन किया गया था टिचनर के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 142, बुद्धि की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? बुद्धि की विशेषता जो है इनमें से उनमें कौन सा नहीं शामिल है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन हो जाता है कि यह जन्मजात शक्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है यहाँ पे कि यह कठिन परिस्थितियों एवं जटिल समस्याओं को सरल बनाती है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है कि यह विभिन्न बातों को सिखाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 143 नंबर पे, स्थायी स्मृति के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो स्थायी स्मृति के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वो अंतरण विधि मानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे 1879 है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 144, रुचि की पहलू हैं। रुचि के कौन कौन से पहलू होते हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका पहलू हो जाता है जानना और अनुभव करना, इच्छा करना, ये सभी हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 145, अवधान के केंद्रीयकरण का सबसे मुख्य आधार है। इसका सबसे मुख्य आधार हो जाता है रुचि। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 146, व्यक्ति वंश क्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। तो ऐसा किसने कहा है कि व्यक्ति वंश क्रम और वातावरण का योग नहीं होता है बल्कि उसका गुणनफल होता है? ये कहा गया था वुडवर्ड के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है, जिसमें कहा गया है कि वातावरण के संबंध में प्रत्ययों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था बोरिंग के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या फिर से 14 होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 149, सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये प्रतिपादन कोहलर ने किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये गेस्टाल्टवादी हो जाते हैं। सूझ का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 150, संकेत अधिगम के अंतर्गत
सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत किसको सीखा जाता है? तो इसको मनोदैहिक को सीखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 151। छात्रों में सीखने की योग्यता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सीखने की जो योग्यता होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, व्यक्तिगत विभिन्नता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 152। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? तो ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा उपाय सबसे अच्छा रहेगा। तो मूल्यांकन विधि में परिवर्तन कर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस ऑप्शन के द्वारा जो है, मतलब कि जब हम मूल्यांकन विधि करेंगे, बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, तो उसके द्वारा उसमें परिवर्तन करेंगे, इस विधि में परिवर्तन करेंगे ताकि बच्चों के रटने की क्षमता कम हो सके, वो कम रटें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 153 नंबर पे। छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको दूर कर सकते हैं उदाहरण देकर, मतलब बच्चों को समझाकर, उनमें जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू सेट करके इस विधि के द्वारा चोरी की आदत को दूर कर सकते हैं उदाहरण देकर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 है। निदान कहा जाता है, निदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कठिनाई का पता लगाना कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इस तरह से मनोविज्ञान के एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।